नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग तो है ही, साथ साथ बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है। आप पुरुष हों या महिला, अगर जीवन को खुशहाल बनाना आपका गोल है तो ये सेशन आप ही के लिए है। और अगर आप ऐसे पेरेंट हैं जिनकी बिटिया की शादी हाल ही में हुई है, या ऐसे कपल हैं जिनकी शादी हाल ही में हुई है, तो ये सेशन आप ही के लिए है। अगर ये दोनों कंडीशंस आप पर लागू नहीं होती तो भी इस सेशन में और बहुत कुछ ऐसा है जो आपके लिए लाभदायक है, फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल है। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे देश में बहुत से कथावाचक और साधु सन्यासी जनता को जगाने का काम करते आ रहे हैं। ये और भी खुशी की बात है कि उनमें से बहुत से साधु ऐसे हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, उच्च शिक्षित हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं और उन्होंने संन्यास ले लिया है। इनमें से ज़्यादातर सन्यासी टेक्निक के भी जानकार हैं और बहुत अच्छे स्पीकर्स भी हैं, वक्ता हैं। वो लोग लगातार अपने भाषणों से या अलग से वीडियो बना कर समाज के भले के लिए जन जागृति के काम में लगे हुए हैं। मैं बहुत से सन्यासियों के प्रवचन सुनता रहता हूँ क्योंकि उनसे मुझे हमेशा जीवन में सच्ची राह पर चलने की प्रेरणा मिलती है। इनमें से एक हैं स्वामी गौड़ गोपाल दास, जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ। उनके विचार अक्सर सुनता रहता हूँ। स्वामी गौड़ गोपाल दास का एक मज़ेदार वीडियो बहुत वायरल होता रहा है। वीडियो में बताया गया है कि 5 साल का एक बच्चा अपनी माँ के पास आकर जब कहता है कि आई लव यू मम्मा, तो माँ उसे बड़े प्यार से छाती से चिपका लेती है और फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है आई लव यू टू बेटा। वही बच्चा 10 साल बाद जब 15 साल का हो जाए और अपनी माँ को आई लव यू मम्मा कहे, तो वो उसे आई लव यू टू नहीं कहती, बल्कि जवाब में माँ पूछती है बता कितने पैसे चाहिए। और 10 साल बाद वही बच्चा जब 25 साल का हो जाए और अपनी माँ को आई लव यू मम्मा कहे, तो उसकी माँ उसे आई लव यू टू कहने के बजाय पूछती है बता मुझे कौन है वो खुश नसीब लड़की जो तुझे पसंद है, मैं बात करती हूँ तेरे पापा से। ये जवाब होता है माँ का 25 साल के अपने बच्चे को जब वो कहता है आई लव यू मामा। इसके भी 10 साल बाद जब वो बच्चा 35 साल का हो जाता है और जाकर अपनी माँ को आई लव यू मामा कहता है, तो माँ थोड़े गुस्से में कहती है मना किया था ना मैंने तेरे को पहले ही कि ये अच्छी लड़की नहीं है, पर तू माना ही नहीं, अब भुगत। देखने सुनने में ये चुटकुला जैसा लगता है, पर ये सिर्फ चुटकुला नहीं है, ये ज़िंदगी की असलियत है। वही माँ जो बड़े शौक़ से अपने घर बहू लेकर आई थी और उसकी आरतियाँ उतारती थी, अब उससे इतनी आजिज़ आ गई है कि सास भी और बहू भी दोनों एक दूसरे को नफ़रत की हद तक नापसंद करने लग गए हैं। ये घर घर की कहानी है। जेके इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ा बिजनेस हाउस है, बड़े बड़े कारखाने हैं, उनके बहुत से प्रोडक्ट हैं, सब पॉपुलर, सब फ़ायदेमंद, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका। पर जेके इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन और उनकी धर्मपत्नी को उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया और उन्हें बेघर होकर रहने की नौबत आ गई। होटल से उन बुज़ुर्ग दंपति ने वीडियो जारी किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सारे देश में इस वीडियो पर बहुत रिएक्शन हुई और जेके ग्रुप के नए मालिकों की बहुत क्रिटिसिज्म हुई। ऐसे बहुत से मामले हमारे सामने हैं कि बुज़ुर्ग माँ बाप की सेवा करने के बजाय बच्चे उन्हें वृद्ध आश्रम में, ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। माँ बाप में कोई एक भगवान को प्यारा हो जाए फिर तो ऐसा खास करके हो जाता है। हमें ऐसे बहुत से मामले देखने को मिलते हैं कि जब माँ बाप में से कोई एक भगवान को प्यारा हो जाए, यानी पापा का स्वर्गवास हो जाए, तो पीछे बच गई माँ को उनके बेटे घर से बाहर निकाल देते हैं और उन्हें बाकी का जीवन अपनी शादीशुदा बिटिया के घर रहना पड़ता है। ऐसा ही तब भी होता है जब माँ की मृत्यु हो जाए और पापा अकेले रह जाएं, तो उन्हें भी जिंदा रहने के लिए शादीशुदा बिटिया के घर रहना पड़ सकता है।
जेके इंडस्ट्रीज़ वाला किस्सा वायरल होने पर एक लड़की ने फेसबुक पर लिखा कि आखिरकार बेटियां ही अकेले रह गए, माँ बाप को संभालती हैं। बेटियां कभी माँ बाप को ओल्ड एज होम में नहीं भेजती। उसके जवाब में एक लेडी ने, एक महिला ने बहुत कड़वा सच लिखा कि वही बेटी जब बहू बन जाती है तो अपने सास ससुर को घर से निकलवा देती है। थोड़ी सी अलग है, पर एक और बात को समझना ज़रूरी है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि दूध पीना या दूध से बनी कोई भी चीज़ खाना या पीना शरीर के लिए अच्छा नहीं है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि हमारे देश में दूध दही की नदियां बहती थी। हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि भगवान कृष्ण तो मक्खन के ऐसे रसिया थे कि छुप छुप कर मक्खन खाते थे, गोपियों की हंडियां तोड़ दिया करते थे दूध पीने के लिए। हमारे ग्रंथों में उन्हें प्रेम से और श्रद्धा से माखन चोर तक कहकर बुलाया जाता है। इस देश में हम लोग शिवलिंग पर और गणेश जी की मूर्ति पर दूध चढ़ाते हैं। फिर जिस देश में स्पिरिचुअलिटी में दूध दही घी लस्सी मक्खन आदि बसा हुआ हो, वहाँ उसी देश की सनातन चिकित्सा पद्धति दूध को शरीर के लिए खराब बताए तो आम आदमी थोड़ा हैरान तो होगा ही। तो कई साल पहले जब मुझे पहली बार पता लगा कि दूध शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता, तो मैंने इसका कारण समझने की कोशिश की। मैंने आयुर्वेद के ग्रंथों को थोड़ा सा खंगाला तो कारण समझ में आ गया। दूध में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। कैल्शियम हमारी हड्डियां मजबूत बनाता है, इसलिए एलोपैथी स्ट्रीम के डॉक्टर लोग हड्डियों की कमज़ोरी दूर करने के लिए दूध भी पीने की सलाह देते हैं। भोजन के साथ रायता, पराठे के साथ दूध में भोजन के साथ रायता और पराठे के साथ जो बटर हम लेते हैं, मक्खन लेते हैं, वो सारा का सारा हमारे देश की खाने की रूटीन में शामिल है। लेकिन जब हम दूध पीते हैं तो ये समझ करके, ये सोच करके पीते हैं कि दूध हमारे शरीर को कैल्शियम देगा। उलट होता है इसका असल में प्रैक्टिकली। और उलट ये है कि दूध हमें यूं ही नहीं डाइजेस्ट होता, बल्कि दूध को डाइजेस्ट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारा पिया गया दूध हमारी हड्डियों से खींचता है। यानी दूध डाइजेस्ट होता है तो वो हमारी हड्डियों से कैल्शियम खींचकर हमारी हड्डियों को और भी कमज़ोर बना देता है। मैंने इसका कारण समझने की कोशिश जब की तो ये बात समझ में आई। तो स्पेसिफिकली मैंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी, और उस रिसर्च को इस रिश्तों की बात में मैंने स्पेसिफिकली इसलिए जोड़ने की कोशिश की है कि हम रिश्तों में भी कई बार ऐसी गलतियां करते हैं जो दूध पीने के साथ जुड़ी हुई हैं। आगे मैं इसका खुलासा भी करूँगा। देखिए, दूध और दही का चलन तो हर घर में है। गड़बड़ ये है कि हमारा शरीर अल्कलाइन नेचर का है, क्षारीय प्रवृत्ति का है, जबकि दूध की जो नेचर है, दूध की जो गुण हैं, दूध की जो क्वालिटी है, वो एसिडिक है, तेजाबी है। दूध के गुण हमारे शरीर के गुणों से उलट है। यही कारण है कि दूध या दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं बताए गए हैं। सेशन शुरू करने से पहले मेरा एक निवेदन और है। मेरे पास हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है, उसके बावजूद अगर इंटरनेट आधे मिनट के लिए भी धीमा पड़ जाए, स्लो हो जाए, तो कनेक्शन कट सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो घबराइएगा मत, तुरंत रिकनेक्ट करेंगे और सेशन शुरू कर देंगे। टेक्नोलॉजी कई बार खेल दिखाती है, उस पर न मेरा बस है न आपका। बस धीरज रखिएगा। टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस को बर्दाश्त करना हम सब की मजबूरी है, इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा। सेशन पूरा चलेगा ही चलेगा। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सास, बहू और बेटा। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से और दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। हम दी रैग पिकर ऑफ दी सोल। आपको वो बताता हूं जो मेरे अपने जीवन में गुजरा है और उससे जो सीख मिली है।
मैं बस वही शेयर करता हूँ और इस उम्मीद में शेयर करता हूँ कि मेरे जीवन से जो सीख मुझे इतने साल गंवा कर मिली है वो आपको तुरंत मिल जाए। और इसके लिए हमें गृह लक्ष्मी की पूरी टीम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि गृह लक्ष्मी ने हमें एक ऐसा कारगर प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ हम और आप एक दूसरे से मिलकर सीख सकते हैं। मैं जीवन के वो सबक सिखाता हूं जिससे आप सब जीवन में आगे बढ़ सकें, सफल हो सकें, जॉब में हो तो प्रमोशन पा सकें और बिजनेस में हो तो बिजनेस को और भी बढ़ा सकें। लेकिन मेरा काम यहीं ख़त्म नहीं होता। मैं जो कुछ सिखाता हूं उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आदमी सफल हो पर सफलता के चक्कर में घुन बनकर पिस ना जाए, सफलता के चक्कर में सेहत ना गंवा दे, सफलता के चक्कर में खुशियों से महरूम ना हो जाए और सफलता के कारण इतना ईगोइस्टिक ना हो जाए कि उसके रिश्ते ही खराब हो जाएं और सफलता के कारण उसे इतना गुमान ना हो जाए कि वो कंट्रोल से बाहर होकर अनाप शनाप काम करने लग जाए, इमोरल काम करने लग जाए, इल्लीगल काम करने लग जाए और जेल जाने की नौबत आ जाए। इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ कि मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। I'm the rag picker of the soul। आइए अब शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा आज का टॉपिक है सास, बहू और बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने सास और बहू के रिश्ते की बात करने के लिए दूध का एग्जाम्पल क्यों दिया कि दूध हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। परिवार के आपसी रिश्तों की बात में दूध कहाँ से टपक पड़ा। तो आइए पहले इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि दूध के एग्जाम्पल का हमारे रिश्तों में क्या रोल है। आखिर रिश्तों की बातचीत में मैंने दूध का एग्जाम्पल दिया ही क्यों। देखिए, मैंने बताया था कि आयुर्वेद में इस पर खूब रिसर्च हुई है। हमारे देश में खान पान की बहुत वैरायटी है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में वैसी वैराइटीज़ नहीं हैं। आप अमेरिका में चले जाइए, हॉट डॉग खाइए, बर्गर खाइए, सैंडविच खाइए, तो बेसिक इंग्रेडिएंट क्या हैं? आटा, आलू, प्याज, टमाटर, कुछ भी और नहीं, कुछ भी नया नहीं। उसी के अलग अलग फॉर्मेशंस हैं, उसी के अलग अलग रेसिपीज़ हैं। अल्टीमेटली तो वही है, सड़ा हुआ आटा, आलू, प्याज, टमाटर, बस दैट्स ऑल। जबकि शक्ल उनकी अलग अलग है, थोड़ा स्वाद अलग है, पर बेसिक इंग्रेडिएंट में फ़र्क नहीं है। वहाँ रास्ते चलते हुए भी आप इन्हें खा सकते हैं, काम करते हुए भी खा सकते हैं। यही कारण है कि वहाँ खाना एक कैजुअल एक्टिविटी है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में वैरायटी भी बहुत है भोजन की, दालें हैं, कई तरह की सब्जियां हैं, हर मौसम की अलग सब्जी है। इस वैरायटी के कारण हम हेल्दी रहते हैं क्योंकि हम मौसम के हिसाब से डाइट बदल लेते हैं। खाना खाते वक्त हम खाना ही खाते हैं। डाइनिंग हमारे देश में एक मेजर एक्टिविटी है। सड़क पर चलते हुए हम खाना नहीं खाते। अब चूँकि हमारे देश में फूड की वैरायटी बहुत है, सो हमारे ऋषियों मुनियों ने इस पर बहुत रिसर्च की। क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, इस पर बहुत रिसर्च हुई हमारे देश में और उसको बाकायदा रिकॉर्ड भी किया गया, डॉक्यूमेंट किया गया, लिखा गया। चरक संहिता एक ऐसा ही ग्रंथ है जिसमें इन सब का बड़ा विस्तृत विवरण है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। चरक संहिता में जो कहा गया वो विद्वानों को समझाने के ढंग से कहा गया, उसकी भाषा थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद एक और ऋषि बागभट्ट जी ने उसे लेमैन लैंग्वेज में सिंपल तरीके से समझाया है। एक समाज सेवी थे राजीव दीक्षित, अब वो हमारे बीच नहीं हैं। उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर बागभट्ट जी के ग्रंथों की जानकारी देने का कैंपेन चला रखा था। बड़ी एमएनसीज के मार्केटिंग गिमिक्स की पोल खोलने का कैंपेन चला रखा था और बिना किसी स्वार्थ के वो ज्ञान बांट रहे थे। ये सब बताने का मतलब इतना सा है कि मैं दूध के बारे में जो कहने जा रहा हूँ वो कोई प्रवचन नहीं है, कोई गपशप वाला भाषण नहीं है, कोई सेल नहीं है, कोई पब्लिसिटी नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है, बल्कि एक वेल रिसर्च्ड साइंटिफिक फैक्ट है जिसकी साइंटिफिक एविडेंस है। और वो सच ये है कि दूध में कैल्शियम खूब होता है जो हड्डियों को मजबूत बना सकता है। अगर हमारी जानकारी अधूरी होगी, अगर हम होलिस्टिक पिक्चर पर ध्यान नहीं देंगे तो हम शरीर में ताकत के लिए और हड्डियों की मजबूती के लिए दूध पीने की सिफारिश करेंगे। पर अगर हम खान पान के हर पहलू की जानकारी रखेंगे तो हम दूध के उपयोग की सिफारिश नहीं करेंगे। कारण ये है कि दूध में बहुत सारा कैल्शियम होने के बावजूद दूध हमारे शरीर के लिए कैल्शियम का सोर्स नहीं है, क्योंकि दूध एसिडिक नेचर का पदार्थ है जबकि हमारा शरीर एल्कलाइन नेचर का है। दूध का बेसिक गुण तेजाब वाला है जबकि हमारे शरीर का बेसिक गुण अल्कलाइन है।
दूध जब हमारे शरीर में जाता है तो हमें कैल्शियम नहीं देता, बल्कि हमारा शरीर दूध को पचा सके उसके लिए हमारे शरीर में पहले से मौजूद कैल्शियम को बर्न करता है, यानी हमारी हड्डियों से कैल्शियम खींच लेता है। मतलब ये है कि दूध हमारे शरीर को कैल्शियम देने के बजाय उल्टा शरीर में पहले से मौजूद कैल्शियम को यूज़ करता है, तो कैल्शियम की क्वांटिटी शरीर में और भी कम हो जाती है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि इन्फेंट्स को, छोटे बच्चे को दूध दें तो माँ का दूध दें, बाहरी दूध ना दें। माँ का दूध तो अमृत है, गाय भैंस का दूध वर्जित है। अब हमें ये समझना है कि दूध का ये एग्जाम्पल हमारे रिश्तों के लिए कैसे रेलेवेंट है, कैसे प्रासंगिक है। यानी रिश्तों की बात करते वक्त मैंने दूध का एग्जाम्पल क्यों लिया। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है, पैसे की रेल पेल है, कोई कमी नहीं है घर में, पैसा खूब है, तो परिवार में खर्च को लेकर कोई कंजूसी भी नहीं है। आपस की रिश्तेदारियों में, परिवार के फंक्शंस में वो खुलकर खर्च करते हैं, कहीं कंजूसी करने की कोशिश नहीं करते, पर वो रियलिस्टिक हैं, पैसा यूं ही बर्बाद भी नहीं करते। पैसा खर्च करते हैं, कंजूसी नहीं करते, पर पैसा फेंकते भी नहीं। पैसा खूब है, पर है तो मेहनत का, कमाई तो मेहनत की ही है। वो पैसा खर्च करते हैं, पर पैसा संभालना भी जानते हैं। उनका एक ही बेटा है, उसे लाड प्यार भी पूरा मिला, हाईली एजुकेटेड है। कोई 10 साल पहले उनके बेटे की शादी हुई। लड़की वालों का परिवार भी बहुत अच्छा है, शरीफ लोग हैं। दोनों परिवारों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी हो गई। लड़की वालों ने भी खूब आवभगत की शादी में। उसके बाद भी जब कभी लड़की अपने मायके जाती तो जैसा कि हिंदुस्तान में दस्तूर है, खाली हाथ नहीं आती थी, कुछ न कुछ लेकर आती थी। तो एक बार जब वो मायके से आई और साथ में कुछ सामान भी था, तो मेरे दोस्त ने और उनकी वाइफ ने अपनी बहू को समझाया कि बिटिया, अब तुम इस घर की मेंबर हो, इस घर का, इस परिवार का हिस्सा हो। हमें भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई लालच नहीं है। हमने किसी को नहीं दिखाना कि तुम मायके से क्या लाई हो, इसलिए हमें दहेज की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ का लालच नहीं है। बस हम सब मिलकर रहें, प्यार से रहें, एक दूसरे की इज्जत करें, यही काफ़ी है। अपनी मम्मा को बोल दो कि हमें किसी सामान का लालच नहीं है, ज़रूरत की हर चीज़ हमारे घर में है, एक के बजाय 3-3 सेट हैं, फालतू ही हैं, और लेकर क्या करेंगे। लड़की ने ये बात अपने माँ को बताई। आप जानती हैं कि इसका रिजल्ट क्या हुआ। लड़की की माँ ने अपनी बेटी को कैजुअली कह दिया कि ये तो बहुत अच्छा है, फिर तो तू खूब शॉपिंग कर, डायमंड सेट ले, मनपसंद की चीज़ें ले, फॉरेन ट्रिप पे जा, मज़े ले। अब उसके बाद हुआ ये कि लड़की ने ज़िद करनी शुरू कर दी कि हर 2-3 महीने बाद फॉरेन ट्रिप पे जाना है। कपड़े बहुत हैं पर नए खरीदने हैं, हफ्ते में 3-4 दिन महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना है। यानी जिस दूध से कैल्शियम की उम्मीद कर रहे थे, उस दूध ने शरीर का कैल्शियम चूसना शुरू कर दिया। मेरे दोस्त का परिवार अब अजब कशमकश में है, बहू की जिदें बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने 2-3 बार लड़की के माँ बाप से भी बात की, पर लड़की मानने को ही नहीं आ रही। शादी को 10 साल हो गए, पर लड़की छोटे बच्चों की तरह ज़िद्दी है, और घर के काम से उसे कोई लेना देना नहीं। घर के काम सास संभाले, बच्चे मेड संभाले, महारानी तो चली पार्लर। सास बहू के रिश्तों का ये एक पहलू है। पहलू तो कई हैं, पर एक और पहलू का जिक्र भी इतना ही ज़रूरी है। मेरे एक क्लाइंट हैं जिन्होंने अपने घर की समस्या बताई, तो सास बहू के रिश्ते का एक और पहलू भी उजागर। मेरे उस क्लाइंट की शादी को 5 साल हो चुके हैं। माँ बाप साथ रहते हैं, उनकी एक छोटी बहन है जिसकी 1 साल पहले शादी हुई है। छोटी बहन घर की अकेली लड़की थी, लाड प्यार में पली थी, कुछ ज़्यादा ही पैम्पर्ड थी। वो अपनी भाभी को कुछ भी कह देती थी, किसी भी तरह के वर्ड्स यूज़ कर लेती थी, पूरे परिवार के सामने भाभी की बेइज्जती कर देती थी। शुरू में तो उनकी धर्मपत्नी ने कुछ नहीं कहा, पर जब मामला बर्दाश्त के बाहर हो गया, तो जब भी वो कुछ जवाब देने लगती तो उनकी सास उनको ये कहकर रोक देती कि बच्ची है, साल 6 महीने में शादी हो जाएगी, फिर ये अपने घर चली जाएगी, इसे कुछ नहीं कहना। ये बात कि इसे कुछ नहीं कहना इस हद तक चली गई कि एक दिन ननद ने गली में खड़े होकर, स्ट्रीट में खड़े होकर पड़ोसियों के सामने भाभी को उल्टा सीधा बोला। सास ने फिर भी अपनी बेटी की तरफदारी की, तो उनकी पत्नी का दिल खट्टा हो गया, और फिर सास बहू के रिश्ते में ऐसी दरार पड़ी
कि आज तक भरी नहीं जा सकी। इसके अलावा एक और भी बात हुई, बिटिया की शादी के बाद सासू माँ ने बात बात पर ननद और भाभी को कंपेयर करना शुरू कर दिया। मैं तो अब अकेली हो गई, मेरे तो अब कर्म फूट गए, मेरी बेटी थी तो ये करती थी, वो करती थी, वगैरह वगैरह। फिर वही बातें वो अपने पति को यानी मेरे क्लाइंट के पिताजी को बताते हैं। मेरे क्लाइंट जब ऑफिस से आते तो उनके मम्मी पापा दोनों घर की तहलीज पर बैठे होते। उनके घर में घुसने से पहले ही बहू की शिकायतें शुरू कर देते। उनकी धर्मपत्नी ने एक दो बार अपने सास ससुर को ये कहा कि आप कम से कम इन्हें अंदर तो आ लेने दिया करो, मेरी शिकायतें कर लेना, पर अपने बेटे का तो ख्याल करो ना, चाय पानी तो ले लेने दिया करो, उनकी सेहत का तो कुछ ख्याल करो। इसका भी असर उल्टा ही हुआ कि उनके माँ बाप ने कहना शुरू कर दिया कि हमने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, अब हमारा ही कोई हक नहीं रहा, ये कल की छोकरी हमें सिखा रही है, हमें उपदेश दे रही है। सेशन के शुरू में हमने जेके इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन की बात की थी, जिन्हें उनके अपने ही बच्चों ने सभी साधनों के बावजूद और पैसे की कोई कमी न होने के बावजूद घर से निकाल दिया था। सास बहू के रिश्ते में हम अक्सर दो बातें भूल जाते हैं। पहली ये कि हर सास भी कभी बहू थी, और दूसरी ये कि हर बहू भी कभी न कभी सास बनेगी। हम बूढ़े हैं तो क्या कभी हम जवान नहीं थे? हम भी थे जवान, और हमें देखना चाहिए कि तब हम क्या करते थे, तब हमारे विचार क्या थे, तब हम अपने माँ बाप को किन बातों पर टोकते थे या उनकी किन बातों से डिसएग्री हुआ करते थे। वो सेल्फ रियलाइजेशन ही दो पीढ़ियों के बीच की खाई को कम कर सकती है। अगर हम ऐसा देखेंगे, सोचेंगे, रियलाइज़ करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे बच्चों के एटीट्यूड में जो बात है उसमें सही क्या क्या है और वो सही क्यों है, वरना हम शिकायतें करते रहेंगे। इसी तरह जो आज जवान हैं उन्हें सोचना चाहिए कि उनके बुज़ुर्ग माँ बाप की भी कुछ इच्छाएं हैं, ज़रूरतें हैं, फीलिंग्स हैं। जो काम आप फटाफट कर लेते हैं वो अब उनके बस में नहीं रहे। वो आपकी तरह छोटे बच्चों के पीछे पीछे उतना नहीं भाग सकते जितना आप एक्सपेक्ट करती हो। उन्हें भी बातचीत के लिए साथ चाहिए, दोस्तों का भी, रिश्तेदारों का भी और अपने खुद के बच्चों का भी। जिस तरह आप अपने बच्चों को टाइम देती हैं उसी तरह अपने घर के बुज़ुर्गों को भी टाइम दीजिए। कम टाइम का बहाना मत बनाइए। टाइम होता नहीं है, टाइम तो निकाला जाता है। जो आदमी हमारी प्रायोरिटी होता है उसके लिए टाइम निकल ही आता है, और जो हमारी प्रायोरिटी नहीं होता उसके लिए उतना ही मजबूत बहाना भी निकल आता है। ये प्रायोरिटी की बात है। अपने परिवार को अपनी प्रायोरिटी बनाइए। ये आपका परिवार है, ये आपकी बगिया है, इसे आप ही संवार सकती हैं। घर आपका है, परिवार आपका है। आप सास हों, ननद हों, बहू हों, किसी भी उम्र की हों, घर को संवारना, परिवार को संभालना आपका काम है। बच्चे आपकी बातों से नहीं सीखते, आपके व्यवहार से सीखते हैं। आप जो कहती हैं उसका उन पर असर नहीं होता, पर आप जो करती हैं वो उसके गवाह हैं, विटनेस हैं। आपने अपने बुज़ुर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया या बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया, इसे छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है, रियलाइज़ कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, और वो बात उसके दिमाग में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में गहरे बैठ जाती है। जो आप आज करेंगी आपका बच्चा बड़ा होकर वैसा ही करेगा, वैसा ही करना सही मानेगा। अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त अगर आपने नहीं की तो भी बच्चे उसके गवाह हैं, और आपके बुढ़ापे में आपके बच्चे भी आपके साथ वही करेंगे जो आज आप अपने बुज़ुर्गों के साथ कर रही हैं। आपका व्यवहार उनके लिए एग्जाम्पल बन जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा, और कल को आपके साथ भी वही हो सकता है जो आज आप किसी के साथ कर रहे हैं। परिवार की रिलेशनशिप को मजबूत बनाने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि सब आपस में बैठें, एक दूसरे का नज़रिया समझें, अपना नज़रिया समझाएं, डिस्कशन करें, आर्गूमेंट ना करें। डिस्कशन से ये पता लगता है कि क्या सही है, और आर्गूमेंट में ये समझाने की कोशिश की जाती है कि कौन सही है। इसलिए कौन सही पर ना जाएं, बल्कि ये देखें कि सच क्या है, बात क्या है जो सही है, और उस बात के लिए अगर बीच का कोई रास्ता निकालने की ज़रूरत हो तो उस पर चलें। सिस्टम बनाएं, बाउंड्रीज सेट करें, लेकिन याद रखें कि कोई भी नियम, कोई भी रूल किताबी नहीं हो सकता। कभी कभार कुछ एक्स्ट्रा फ्रीडम होनी चाहिए। जब रूल्स को बेंड कर सकें, उन्हें छोड़ सकें,
उनमें सिर्फ मशीनी अनुशासन की सख्ती ना हो, बल्कि उसमें प्यार का शहद भी हो। मैं फिर दोहराता हूँ, आपका परिवार आपकी बगिया है, इसे संवारना आपकी जिम्मेदारी है। आपने अपने जीवन का बेशकीमती आधा घंटा इस सेशन पर खर्च किया है, इसका फ़ायदा उठाइए। गृह लक्ष्मी ने आपसे कुछ नहीं लिया, मैंने आपसे कुछ नहीं लिया, पर फिर भी आपने खर्च किया है। ये सेशन आपको मुफ्त नहीं मिला, आपने अपने जीवन का आधा घंटा इस सेशन पर खर्च किया है, इसका फ़ायदा उठाइए। क्योंकि ये याद रखना ज़रूरी है कि रिश्तों की कीमत नहीं होती, अहमियत होती है। कभी कभार जब रिश्तों में कशमकश आए तो वो भी बुरा नहीं है, बशर्ते कि हम समझदारी से काम लें, क्योंकि व्यक्ति को समझदार बनाने में संपत्ति के बजाय विपत्ति की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए निवेदन यही है कि मेरी बातों की गहराई तक जाइए, इन पर विचार कीजिए, परिवार में इसकी चर्चा कीजिए। ये सेशन 2-3 बार देखिए, परिवार में बार बार चर्चा कीजिए, ताकि इस सेशन की सच्चाई आपके जीवन की सच्चाई बन जाए और आपके रिश्ते मजबूत हो जाएं। उनमें रड़क ना हो, उनमें इरिटेशन ना हो। मुझे आप पर विश्वास है। परिवार के साथ सेशन दोबारा तिबारा देखिए, ताकि सबको पूरी बात समझ में आ जाए और सबको उसका फ़ायदा मिल सके। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आए कि आपके व्यवहार में जो चेंज आया है उसका कारण क्या है, उसका मतलब क्या है, और उससे उनको और पूरे परिवार को फ़ायदा कैसे मिलेगा। मेरी बेस्ट विशेज़, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सब ने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो मुझे ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। मेरी ईमेल आईडी है भी बहुत आसान, आप मुझे मेरी मेल आईडी pkk@indiatotal.com पर संपर्क कर सकती हैं, या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर व्हाट्सएप कीजिए। याद रखिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फ़ोन नहीं करना। व्हाट्सएप करेंगे तो जवाब ज़रूर मिलेगा, और अगर बातचीत की ज़रूरत होगी तो दोनों की कन्वीनियंस के मुताबिक टाइम फिक्स कर लेंगे और बात भी हो जाएगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का टॉपिक सास, बहू और बेटा अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हेल्थ एंड हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।